नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आपको फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। वैसे विद्यार्थी जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं वो आज जो संडे का समराइजेशन है, आज संडे क्लासेस जो हो रहा है वो वन शॉट वीडियो हो रहा है जिसमें एक चैप्टर समाप्त होने वाला है। आज जो है वो हमारा पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। क्या? हमारे आसपास के पदार्थ। जो वन शॉट वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहली बात होता है इसमें पदार्थ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो जानेंगे कि पदार्थ किसको कहते हैं। तो पदार्थ क्या है? पदार्थ कोई वैसी वस्तु जो स्थान घेरता हो, जिसका निश्चित द्रव्यमान हो और क्या जो अवरोध उत्पन्न करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। टॉपिक बाय टॉपिक आपको मिलेगा यहाँ पर। पदार्थ की बात हो गया। पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ का वह रूप है जिसमें निश्चित संरचना होते हैं और जिसके स्पष्ट गुण होते हैं वो कहलाता है द्रव्य। अब आइए दूसरा पॉइंट आता है, द्रव्य किसे कहते हैं। तो द्रव्य का बात होता है, देखिए पदार्थ और द्रव्य में थोड़ा सा अंतर है। द्रव्य होता है, एक मैटर होता है। द्रव्य क्या होता है? जिसका पदार्थ का ही रूप होता है, जो निश्चित संरचना होती है और जिसके स्पष्ट गुण होते हैं उसको कहते हैं द्रव्य। आप देखते हैं जब भी पूजा वूजा करते हैं तो द्रव्यम समर्पयामि। तो द्रव्य मतलब कुछ पैसा रुपया वगैरह आप चाहते हैं तो वो हो गया द्रव्य। और एक होता है द्रव मतलब लिक्विड। द्रव क्या हो गया? लिक्विड अवस्था। यहाँ द्रव्य है तो पदार्थ का ही रूप है द्रव्य। उसके बाद आते हैं पदार्थ के 3 अवस्थाएं होती हैं और 4 अवस्थाएं भी होती हैं और आगे में 5 अवस्था में भी होगा, लेकिन अभी हम लोग 4 अवस्था के बारे में जान लेते हैं। ठोस, द्रव, गैस और एक और जुड़ गया है प्लाज्मा। क्या जुड़ गया है? प्लाज्मा। तो पदार्थ कितने अवस्थाएं होती है? पदार्थ के कितने अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव एवं गैस, और एक जुटा हुआ है प्लाज्मा। और एक 5वां भी बताया गया है जिसको कहते हैं आइंस्टीन कंडेंसेट। 5वां जो आता है आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाता है, जो 5वां अवस्था है। किसका? पदार्थ का। किसका? पदार्थ का 5वां अवस्था आइंस्टीन कंडेंसेट होता है ना। तो अभी बेसिकली हम लोग 4 प्रकार के जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं? ठोस, द्रव एवं गैस। कोई दुख दर्द तकलीफ इसमें से किसी प्रकार का दुख दर्द तकलीफ नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है ना। अब आइए बात करें, पदार्थ की अवस्थाएं हो गया। पदार्थ के कण जो होते हैं उसमें बीच में खाली स्थान होते हैं। जैसे ये पदार्थ है, इसके बीच खाली स्थान है। तो पदार्थ के कण के मध्य स्थिर बल जो होते हैं, जो स्थिर बल होता है उसको अंतर आणविक स्थान कहलाती है। अंतर आणविक स्थान कहते हैं। जो रिक्त स्थान बच जाता है उसको अंतर आणविक स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर आणविक स्थान कहते हैं। और ठोस पदार्थ की आकृति जो होते हैं, अब आइए ठोस पदार्थ के बारे में जाने कि ठोस की क्या होती है। तो ठोस पदार्थ की आकृति जो होती है वह आकृति और आयतन दोनों जो होता है वह निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। किस में? ठोस पदार्थ की जो प्रकृति है क्या है? आकृति और आकार दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। उसके बाद द्रव में क्या होता है? द्रव पदार्थ की आकृति निश्चित नहीं होती है किंतु उसका आयतन निश्चित होता है। क्या होता है? आयतन निश्चित होता है। आकृति नहीं निश्चित होता है लेकिन उसका क्या होता है? आयतन निश्चित होता है। क्यों? जब हम लोग पानी को कहीं गिरा देते हैं, पानी को गिराने के बाद देखते हैं वो फैल जाता है, इधर चला गया उधर चला गया, या जिस वस्तु में जिस पात्र में उसको रखते हैं उसी का आकार ले लेता है, तो उसका आकार कोई निश्चित नहीं। गैस में भी वही है। गैस में क्या है? पदार्थ की आकृति, आयतन दोनों अनिश्चित होता है। आयतन भी अनिश्चित होता है और आकृति भी अनिश्चित होता है, लेकिन द्रव्यमान तो होता है ना। 100 ml 200 ml इतना ml तो द्रव्यमान हो सकता है। तो आकृति और क्या होता है? आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं लेकिन द्रव्यमान निश्चित होते हैं। लेकिन क्या होते हैं? द्रव्यमान निश्चित होते हैं, है ना।
ठोस पदार्थ असंपीड़ित होते हैं। ठोस पदार्थ क्या होते हैं? असंपीड़ित। असंपीड़ित मतलब फैलता नहीं। अगर हम ठोस पदार्थ को रख दें, अगर हम एक ठोस पदार्थ को, किसी को एक ठोस पदार्थ है उसको हम यहाँ रख दिए तो क्या ये फैल जाएगा, बहने लगेगा क्या? नहीं ना बहेगा। तो ठोस पदार्थ जो होते हैं असंपीड़ित होते हैं। किसी ठोस पदार्थ को बिना द्रव अवस्था में गए सीधे गैस अवस्था में जो परिवर्तन हो जाता है वो परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। मतलब जैसे कपूर को आप जलाते हैं, किसको जलाते हैं? कपूर को जलाते हैं। कपूर को जलाते समय आप देखते होंगे कि वह पिघलकर नहीं पिघलता है, डायरेक्ट वो गैस अवस्था में उड़ जाता है। क्या हो जाता है? गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो वह कहलाता है ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। मतलब समझ गए कि कोई भी ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में आए वह सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वह प्रक्रिया कहलाता है, क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठंड करने पर किसी भी द्रव को का ठोस रूप में परिवर्तन उसका जमना कहलाता है। जैसे पानी को हम लोग क्या कर देते हैं? फ्रीज कर रहे हैं। पानी को फ्रीज किए तो बर्फ बन गया। क्या बन गया? बर्फ बन गया। तो बर्फ बन गया तो वह क्या कहलाया? जम गया। क्या कहते हैं? वह क्या हो गया? जम गया। तो जमना कहलाता है। क्या कहलाता है? जमना। वाष्प कहना, जो उसको कहते हैं जमना। और जिस ताप पर द्रव ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है, मतलब कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस में लाए तो देखे कि पानी था, द्रव अवस्था में था और वह ठोस अवस्था में बदल रहा है। मतलब किस ताप पर? 0 डिग्री ताप पर। तो 0 डिग्री ताप जो कहलाया वो क्या कहलाया? हिमांक कहलाया। मतलब मेल्टिंग, उसको क्या कहलाया? मेल्ट हो गया एकदम, मतलब उसको जमने वाला पॉइंट कहलाया। क्या क्या? ठोस रूप में जो हो गया उसको हिंदी में कहते हैं हिमांक। क्या कह गए उसको? हिमांक कहलाया। वो क्या कहलाया? हिमांक। और उसके बाद आइए हम लोग वाष्पन किसको कहते हैं? किसी द्रव अवस्था में उसके क्वथनांक के नीचे के ताप पर वाष्प में परिवर्तन वाष्पन कहलाता है। या कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें जिस ताप पर कोई द्रव गैस में परिवर्तन होना शुरू कहलाता है वो कहलाता है वाष्पीकरण। क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। और जब वो वाष्पीकरण होता है मतलब वाष्प हुआ तो वो पानी कहाँ चला गया? पानी कहीं तो गया होगा। तो पानी कहाँ चला गया? वो जो कण होते हैं वो वायुमंडल में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? वायुमंडल में चले जाते हैं। वही कहा गया कि इस प्रक्रिया में द्रव सतह वाले कण उड़कर कहाँ चले जाते हैं? वायुमंडल में चले जाते हैं। जैसे आप पानी को गर्म करते हैं, अगर ऊपर में हम कोई बर्तन रख दे तो यहाँ से जो उड़ कर गया तो यहाँ पर उसका देखिए बूंद बूंद आ जाता है। मतलब ये प्रक्रिया वाष्पीकरण है। अगर हम उसके किनारे वायुमंडल के ऊंचा ज़्यादा इसलिए पता नहीं चलता, वही बादल के रूप में दिखाई दे। लेकिन अगर हम उसको कवर करके रख दें और पानी को केवल वाष्पीकरण करवाते रहे तो वर्षा होना शुरू हो जाएगा। क्या होने शुरू हो जाएगा? यहाँ से वाष्प बनेगा, यहाँ से टपक कर फिर नीचे गिरेगा, वाष्प बनेगा। ये प्रक्रिया वाष्पीकरण का होते रहेगा, है ना। अब आइए इधर थोड़ा देखिए। जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है वह कहलाता है क्या? इवापोरेशन। क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाया। मतलब जिस ताप पर हो गया वाष्प बनना शुरू हो गया वह कहलाया क्वथनांक कहलाया। क्या कहलाया? क्वथनांक कहलाया। क्वथनांक पर द्रव का ताप तब तक स्थिर रहता है जब तक कि संपूर्ण द्रव वाष्प में परिवर्तन न हो जाए। कहता है वह ताप तब तक स्थिर रहता है। मतलब कब बनना? आग जलाए और तुरंत वाष्प बनना शुरू हो जाता है क्या? नहीं। जैसे ही आग जलाते हैं वैसे पानी गर्म नहीं होता है। पूरे संपूर्ण पात्र उसका गर्म होता है। फिर धीरे धीरे उसके कण गर्म होते हैं, तब जाकर वो क्या होते हैं? पूरा वाष्प बनना शुरू होता है। वही कहता है क्वथनांक पर द्रव का ताप तब तक स्थिर रहता है जब तक कि संपूर्ण द्रव वाष्प में परिवर्तन न हो जाए। पूरा परिवर्तन जब तक नहीं हो जाता है तब तक वो कम नहीं होता है। अब आइए द्रवनांक क्या है? जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? द्रवनांक कहलाता है। यानी मेल्टिंग पॉइंट ठोस पदार्थ को भी है।
उसको जब पिघल कर द्रव में बन रहा है, जिस ताप पर बन रहा है वह ताप आपका कहलाएगा मेल्टिंग पॉइंट, द्रवनांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्रवनांक कहलाएगा। अब आइए संघनन एक होता है। संघनन क्या होता है? संघनन देखिए, किसी गैस या वाष्प का द्रव के रूप में परिवर्तन होता। किसी गैस या वाष्प का द्रव के रूप में परिवर्तन होना संघनन कहलाता है। जैसे जब आप देखते हैं जब सूर्य का प्रकाश किसी जल स्रोत पर पड़ता है, जल स्रोत पर पड़ता है, तब क्या होता है? पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है। अब उड़ने के बाद क्या होता है? उड़ते रहता है? ना ना ना, जमा हो जाता है, संघनन बनता है। तो पहले सफ़ेद बादल दिखाई बनते हैं। क्या बनता है? सफ़ेद बादल बनता है। और सफ़ेद बादल जब बन जाता है तो वो फिर धीरे धीरे नीचे आता है और वह काला बादल में बदल जाता है। और काला बादल बन जाता है, संघनन हो गया, तो वो फिर वर्षा के रूप में कहाँ आ जाता है? नीचे आने लगता है। तो वो प्रक्रिया कहलाता है संघनन। क्या कहलाता है? संघनन। अब कहता है ये बात तो ठीक है, लेकिन पदार्थ के कण जो होते हैं वह अनवरत गतिमान करते रहते हैं। ऐसे नहीं कि स्थिर रहते हैं, गतिमान रहते हैं। क्या रहते हैं? गतिमान। हम जो बोल रहे हैं, हमारे के द्वारा आपके पास आवाज़ जो जा रहा है वो क्या हो गया? वाइब्रेशन के द्वारा जा रहा है, वाइब्रेशन है, गतिमान हो रहे हैं। तो ये हो गया पदार्थ के कण अनवरत क्या होते हैं? गतिमान होते हैं। उसके बाद ताप में वृद्धि होने पर पदार्थ के कण अधिक तेजी से गमन करने लगते हैं। जैसे कोई भी पदार्थ, लोहे को हम गर्म करते हैं तो उसके कण क्या होते हैं? गतिमान हो जाते हैं। और लोहार लोग क्या करता है? जोर से हथौड़ा पीट कर उसको और लंबा कर देता है। क्यों? गर्म किए। गर्म करने के बाद वो आसानी से क्या हो गया? किसी भी चीज़ को हम लोग बना लेते हैं। लेकिन अगर हो हिम्मत तो उसे बिना गर्म किए हुए पीट के दिखाओ। कुछ हो सकता है क्या? कुछ भी नहीं लोहा को हो सकता है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि जब ताप में वृद्धि करते हैं तो उसके कण तेजी से क्या होते लगते हैं? गमन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? गमन करते हैं। घनत्व में अंतर होते हुए भी गैसों के परस्पर मिश्रित हो जाते हैं, जाने की प्रक्रिया को विसरण कहलाते हैं। अब आइए विसरण क्या है? क्या है विसरण? क्या है मतलब कोई भी घनत्व जो होता है किसी भी ताप पर, किसी भी प्रकार में, या घनत्व के अंतर होते हुए भी, घनत्व कोई किसी भी प्रकार को हो, तो गैस में दूसरे गैस का मिलना विसरण कहलाया। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड का मिलना विसरण कहलाया, है ना। नाइट्रोजन में ऑक्सीजन का मिलना विसरण कहलाया। तो कोई भी, चाहे उसका अंतर को, घनत्वों में कितनों भी अंतर हो, वो गैसों में मिल रहा है तो वह कहलाता है विसरण। क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। गैस के कण द्वारा बर्तन के दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित बल को दाब कहलाता है। उस बर्तन के दाब, मतलब कोई भी पात्र है, उस पात्र पर जो गैस दाब डाल रहा है वो दाब क्या कहलाता है? उस वस्तु का दाब कहलाता है। बल जो लगता है उसी को हम लोग दाब कहते हैं। जैसे दाब का एक प्रयोग हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे कि वायु दाब डालती है कैसे। इसका प्रयोग है हमारे पास, उसको हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से वायु दाब डालता है और दाब डालने पर किस प्रकार से और जो पानी होते हैं वो अधिक प्रेशर में देता है। एक उदाहरण जैसे समझ लीजिए, आप देखते हैं आपके घर में टंकी लगा हुआ होगा, पानी टंकी, वो जब जहाँ पर रखे हैं वहाँ पर अगर नल खोलते हैं तो धीरे धीरे पानी गिरता है। लेकिन अगर वो नीचे हम लोग आ जाते हैं, नीचे वाले नल खोलते हैं तो प्रेशर से गिरता है। क्यों? क्योंकि वायु उसमें दिया है, वो निकाला गया वायु का पंप, उसको प्रेशर देता है। उसी की प्रेशर के कारण पानी क्या होता है? तेज गति से आता है। यही एक एग्जाम्पल है कि वायु दाब डालती है। और दाब का जो मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक जो होता है वो पास्कल होता है, जिसको हम लोग पीए से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? पीए से दर्शाते हैं। द्रवनांक, अब आइए बात करें गुप्त ऊष्मा किसको कहते हैं। द्रवनांक पर किसी पदार्थ के ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन होने पर जितनी ऊष्मा के अवशोषित होती है उस द्रव को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उस द्रव का मान लेते हैं, उस द्रव से ठोस बदलने में जो ऊष्मा की आवश्यकता पड़ा, द्रव से ठोस बदलने में मतलब जितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ा वो कहलाता है उसका ऊष्मा, उसको कहते हैं गुप्त ऊष्मा। लोहे को पिघलाकर द्रव में बदलने की प्रक्रिया जो हो गया वो क्या हो गया? गुप्त ऊष्मा। उसमें जान देना पड़ा, उसमें ऊष्मा देना पड़ा जिसके कारण वो पिघला।
और उसको पिघलने में फिर से ठंडा होने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता हुआ वो गुप्त ऊष्मा कहलाया। यानी क्वथनांक पर किसी द्रव का गैस में परिवर्तन होने पर जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह उसे उस वाष्प गुप्त ऊष्मा कहलाता है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा मतलब कोई भी पदार्थ है, जैसे पानी को उबालने में जितनी ऊष्मा देना पड़ा और वह गैस में परिवर्तन हो गया, वो कहलाया उसका, उस वाष्प का गुप्त ऊष्मा कहलाया। क्या कहलाया? गुप्त ऊष्मा कहलाया। अब आता है इसी में एक छोटा टॉपिक है, कहलाता है कि गर्मी के दिनों में हम लोग क्या करते हैं, सफ़ेद कपड़े या सफ़ेद वस्त्र पहनना अधिक पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? गर्मी के दिनों में हम लोग सफ़ेद वस्त्र पहनना अधिक पसंद करते हैं। क्यों? तो क्यों करते हैं? क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश, मतलब गर्मी के दिनों में ज़्यादा गर्म लगता है, जब सूर्य का प्रकाश हमारे वाइट कपड़ा पर पड़ता है तो वो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, वह रिफ्लेक्ट कर देता है, हमारे शरीर पर ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाता है और वह किरण को रिफ्लेक्ट कर देता है। जबकि ठंडे के दिनों में हम लोग ब्लैक पहनते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर जो होते हैं वह ऊष्मा को अवशोषण करता है, एब्जॉर्ब करता है। वही एब्जॉर्ब के कारण लगभग कपड़ा जो हम लोग को, जो जैकेट्स होते हैं वगैरह, कोट वगैरह होते हैं जो कि ब्लैक होते हैं और वह एब्जॉर्प्शन का पावर उसमें होता है ऊष्मा का, तो ऊष्मा का एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए हम लोग उसमें ठंडे के दिनों में ब्लैक कलर के कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, है ना। उसके बाद अगले वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं, एक प्रयोग आपको बताएंगे कि वायु दाब डालती है कैसे, है ना। ये वन शॉट वीडियो था जो पूरा समराइजेशन था, ये हमारे आसपास के पदार्थ है उस पर। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।